हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस लेक्चर में जिसमें हम लोग देखने आ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट दो लाए गए थे 1773 में और 1784 में। रेगुलेटिंग एक्ट लाने के पीछे का अल्टीमेट एम क्या था ब्रिटिशर्स का? तो ब्रिटिशर्स कंसोलिडेट करना चाहते थे अपने टेरिटरी को यहाँ पे, और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस करना चाहते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फंक्शनिंग में। तो उसके लिए इन्होंने दो रेगुलेटिंग एक्ट लाया। अब ये दोनों रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस थे वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था, इसको फर्स्ट अटेम्प्ट बोला जाता है ब्रिटिश क्राउन का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को रेगुलेट करने के लिए। और इसमें क्या किया गया, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी बना दिया गया। ब्रिटिश टेरिटरी के अंदर क्या क्या आता था? तो मद्रास, बंगाल और बॉम्बे, ये तीनों ब्रिटिश टेरिटरी के अंदर आते थे। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उनको 6 मंथली बेसिस पे रिपोर्ट प्रेजेंट करना था ब्रिटिश पार्लियामेंट पे। ठीक है, रिपोर्ट होगा, रिपोर्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फंक्शनिंग से रिलेटेड था। और गवर्नर जनरल के अपॉइंटमेंट और रिमूवल का पावर किसको दे दिया गया? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर्स थे, और इन चारों मेंबर के खिलाफ गवर्नर जनरल के पास कोई वीटो पावर नहीं था। लेकिन गवर्नर जनरल के पास एक कास्टिंग वोट था जिसका वो यूज़ कर सकते थे। अब हम लोग देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1784। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका दूसरा नाम पिट्स इंडिया एक्ट भी था। इसको पिट्स इंडिया एक्ट के भी नाम से जाना जाता है। इसमें एक नए बॉडी बनाया गया जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पहले से ही था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक नया बॉडी बनाया गया। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा फॉर्मुलेट किया गया था, और इसको हेड भी वही करते थे। इसमें ब्रिटिश इसके मेंबर्स कौन कौन थे? तो ब्रिटिश एमपी इसके मेंबर्स थे, 6 कमिश्नर्स और 2 कैबिनेट मिनिस्टर इसके मेंबर्स थे। ठीक है। अच्छा, ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, ये दोनों मिल के दोनों रेगुलेट करते थे कंपनी के फंक्शनिंग को। तो इसीलिए बोला गया कि इसके थ्रू डुअल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को इंट्रोड्यूस किया गया इस एक्ट के थ्रू। ठीक है। और यही दोनों बॉडी मिलकर डिसाइड करेंगे गवर्नर जनरल के अपॉइंटमेंट और रिमूवल से रिलेटेड कोई भी बात को। गवर्नर जनरल से रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग देख लेते हैं। जैसे गवर्नर जनरल के पास जो पावर था वार डिक्लेयर करने का, पीस डिक्लेयर करने का, या फिर ट्रीटी साइन करने का, तो वो पावर को छीन लिया गया। अब वो पावर ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में चला गया था। गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो अभी हम लोगों ने देखा कि 4 मेंबर्स थे, तो उसको घटा के यहाँ पे 3 कर दिया गया ताकि गवर्नर जनरल का पावर बढ़ जाए। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1784 के थ्रू कंपनी के पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शनिंग को डिफरेंशिएट किया गया, अलग अलग किया गया। अब हम लोग आते हैं चार्टर एक्ट पे। रेगुलेटिंग एक्ट हमारा कंप्लीट होता है, अब हम लोग आते हैं चार्टर एक्ट पे। तो सबसे चार्टर एक्ट लाने का जो अल्टीमेट एम था, वो थीम क्या था? तो ट्रेडिंग राइट्स और मोनोपोलीज, जो भी कंपनी के राइट्स थे और मोनोपोलीज थे, उनको रेगुलेट करने के लिए ये चार्टर एक्ट लाया गया। तो सबसे पहला जो चार्टर एक्ट लाया गया वो 1793 में लाया गया था। तो इसमें क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के राइट्स को रिटेन कर दिया गया 20 ईयर्स के लिए। और इसमें बोला गया कि कंपनी इज़ लाइक अ ट्रस्टी, कंपनी एक ट्रस्टी की तरह है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। गवर्नर जनरल को ओवर राइडिंग पावर दे दी गई एग्जीक्यूटिव काउंसिल के कोई भी डिसीजन को लेकर। हम लोग देख रहे हैं कि गवर्नर जनरल के पावर को धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। पहले गवर्नर जनरल के पास कोई वीटो पावर नहीं था। उसके बाद गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर्स को हटा के 4 से 3 किया गया ताकि उनके पावर को इंक्रीज किया जा सके। अभी गवर्नर जनरल को एग्जीक्यूटिव काउंसिल के कोई भी डिसीजन के खिलाफ ओवर राइडिंग पावर भी दे दिया गया है, लेकिन ये किसी सर्टेन कंडीशन से रिलेटेड था। कुछ ही सिचुएशंस में ये पावर गवर्नर जनरल यूज़ कर सकते थे। और इसमें बोला गया कि गवर्नमेंट बाय रिटन लॉ होगा। और इसमें रेवेन्यू और जुडिशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया गया इस चार्टर एक्ट के थ्रू। और कंट्री ट्रेड का कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया इस चार्टर एक्ट के थ्रू। अब हम लोग दूसरे चार्टर एक्ट को देखते हैं जो कि था चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो इसमें अभी देखो, ये वाला जो चार्टर एक्ट था वो उसमें क्या किया गया, तो राइट रिटेन कर दिया गया था। ठीक है, कंपनी का जो राइट था उसको 20 साल के लिए रिटेन किया गया था। तो 20 साल के बाद जो 1793 के बाद जो दूसरा चार्टर एक्ट आता है 1813 में, उसमें टी और ट्रेड विद चाइना को छोड़ के बाकी सभी राइट्स को ले लिया गया था। बाकी सभी राइट्स को बाकी सभी राइट्स में ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया था।
उसके बाद इस चार्टर एक्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के पावर को भी इंक्रीज़ किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट यूरोपियन या फिर ब्रिटिशर्स के भी केस को देख सकता था, ब्रिटिश सिटीजन के भी केस को देख सकता था। क्रिश्चियन मिशनरीज को भेजा गया इस एक्ट के थ्रू, और पैसा भी एलोकेट किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एजुकेशन से रिलेटेड, इंडियन साइंस एंड लिटरेचर को इम्प्रूव करने के लिए पैसा भी एलोकेट किया गया था। अब हम लोग देखते हैं दूसरे चार्टर एक्ट 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसमें क्या क्या प्रोविजंस थे। तो इस एक्ट के थ्रू कंपनी के कंप्लीट मोनोपोली, यहाँ पे जो पिछला इसके पहले वाला जो चार्टर एक्ट था उसमें टी और ट्रेड विद चाइना को छोड़ के बाकी सब मोनोपोली को ख़त्म किया गया था, लेकिन चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में कंपनी के कंप्लीट मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया। गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल को, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को मिला के अब गवर्नमेंट, उसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला जाएगा, ऐसी बात बोली गई इसमें। जो ब्रिटिश बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट थे वो मिनिस्टर ऑफ इंडियन अफेयर्स होंगे, ऐसी बात भी बोली गई थी। उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोल दिया गया। उस समय क्या बोला गया था, तो गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी, जो हमारा फर्स्ट एक्ट था 17, लेकिन अभी जो यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे बोल दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। स्लेवरी को भी ख़त्म करने की बात की गई थी इसमें, इस एक्ट में, चार्टर एक्ट में। और लॉ कमीशन की स्थापना की गई। लॉ कमीशन के हेड कौन थे, तो लॉर्ड मैकेले। अब 1853 में जो कुछ अमेंडमेंट्स होते हैं उसमें था ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज पे जो भी अब धीरे धीरे कंपनी के सारे पावर को छीना जा रहा है। तो अभी ट्रेडिंग मोनोपोली तो सारा छीन लिया गया है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, तो अब एक ही बचता है इंडियन सिविल सर्विसेज पे अपॉइंटमेंट का पावर, तो उसको भी छीन लिया गया। उस पर भी मोनोपोली, जो कंपनी का मोनोपोली था, कंपनी किसी को भी बैठा सकता था इस पोजीशन पे, तो उस मोनोपोली को भी छीन लिया गया 1853 के थ्रू। अब जो ICS में अपॉइंटमेंट होगा वो ओपन कंपटीशन के थ्रू, ओपन कम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू होगा। और ये जो ओपन कम्पिटिटिव एग्जाम का रिकमेंडेशन था वो लॉर्ड मैक्वेले ने दिया था। और भी कुछ लॉ कमीशन से रिलेटेड बातें हैं, जैसे लॉ मेंबर को फुल मेंबर बना दिया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जो नंबर मेंबर थे उसको 24 से घटाकर 18 कर दिया गया। अब ये जो 6 जो बाकी मेंबर्स थे उसको नॉमिनेट किया जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो आशा करते हैं इतना आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1857 का रिवोल्ट होता है, उसके बाद 1858 का एक्ट आता है, तो वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।